नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग पे। जैसा कि आप जानते हैं, आज है 3 अगस्त और 3 अगस्त के एसएससी सीजीएल के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो अभी हम इसके एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है हमारा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया था आज की पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो आप जानते होंगे कि ये एक महान सितार वादक हैं। और इनके बारे में बात करें तो माई लाइफ माई म्यूजिक है, ये है जो संगीतकार है पंडित रविशंकर की एक ऐतिहासिक और सबसे दिलचस्प जीवनी है। इसमें यह बताया गया है कि इस तरह से सितार वादकों द्वारा सबसे अधिक वादन किया जाता है। रविशंकर भारत के सबसे महान संगीत गुणी व्यक्तियों में से एक थे। तो इनका संबंध है वो सितार वादक से है। और इनकी आत्मकथा की बात करें तो माई लाइफ माई म्यूजिक, ये इनकी लाइफ वो आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो कांग्रेस की स्थापना है वो 1885 में हुई थी। और इसके बारे में बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है वो 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी। और गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक है महासचिव यानी जनरल सेक्रेटरी है वो A.O. ह्यूम थे, जिन्होंने कोलकाता के व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। तो महासचिव थे वो थे A.O. ह्यूम और अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ई शक्ति योजना है वो किसके द्वारा चलाई गई। तो ई शक्ति योजना है वो नाबार्ड के द्वारा चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है कि हुमायूं ने किस शहर की स्थापना की थी। तो हुमायूं ने वो दीन पनाह शहर की स्थापना की थी। बात करें हुमायूं के बारे में तो हुमायूं का शासन है वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत के हिस्सों में रहा था। 1533 में हुमायूं ने दीन पनाह नाम के एक नगर की स्थापना की थी। तो नगर का नाम था दीन पनाह और स्थापना कब की थी। तो वो की थी 1533 ईस्वी में स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है सैंड फ्लाई, सैंड यानी रेत मक्खी के काटने से कौन सा रोग होता है। तो इससे काटने से कालाजार होता है। और बात करें तो डेंगू और टीबी, हैजा, टाइफाइड, एंथ्रेक्स जैसी कई बीमारियां अलग अलग तरह के कीड़ों से काटने से फैलती है। इन बीमारियों के लिए मक्खियां और मच्छर कभी कभी बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। रेत मक्खी या सैंड फ्लाई के काटने का प्रभाव प्रतिक्रिया की गंभीरता के आधार पर कुछ दिनों से लेकर कई हफ्तों तक किसी भी अवधि तक मौजूद रह सकता है। ये इसकी विशेषता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2020 के अनुसार भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो उड़ीसा। बात करें इसके बारे में और तो उड़ीसा का बारबील शहर है वो मैंगनीज अयस्क के निष्पक्ष के लिए प्रसिद्ध है। बारबील शहर में दुनिया में लोह अयस्क और मैंगनीज का अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। आज पूछ लिया गया है मैंगनीज का, और कल पूछा गया था कि भारत में सबसे अधिक है लोह अयस्क कहाँ उपलब्ध होता है। तो उसका भी उत्तर उड़ीसा होगा। और दोनों का उत्तर मैंगनीज और लोहा अयस्क दोनों का उत्तर ही वो है वो उड़ीसा का बारबील ही होगा। राज्य पूछे उड़ीसा और शहर पूछे तो बारबील। तो उड़ीसा, ये बात लाइन में बोल रहा है कि ये कर पूछ लिया गया है लोहा अयस्क वाला। बारबील शहर में दुनिया में सबसे लोहा अधिक और मैंगनीज अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। और बात करें तो उड़ीसा में प्रसिद्ध मैंगनीज खदानें हैं वो सबलपुर, रायगढ़, सुंदरगढ़ में स्थित है। उड़ीसा का पुराना नाम है कलिंग था। और उड़ीसा और उत्कलम भी उड़ीसा की पुराने नाम है। राजधानी है उड़ीसा की वो है भुवनेश्वर। पारादीप उड़ीसा का प्रमुख समुद्री बंदरगाह है। भारत में सबसे लंबा बांध है वो हीराकुंड बांध यानी उड़ीसा में है, ये उड़ीसा विशेषता है। और राउरकेला वो उड़ीसा की औद्योगिक राजधानी है। और झारखंड भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। और बात करें तो मतलब आपसे ये लोहा से पूछ लिया, मैग्नीज पूछ लिया, तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि कोयला सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है। तो वो है उसका उत्तर होगा झारखंड होगा। और बात करें तो कॉफी का अगर पूछे कि कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है राज्य है तो उसका मतलब होगा कर्नाटक राज्य है वो कॉफी का है।
और गुजरात है वो सबसे बड़ा कपास का उत्पादक राज्य है। तो कितने अधिक क्लियर हो गई। कोयला है वो झारखंड में, कॉफ़ी है वो कर्नाटक में, गुजरात में है वो कपास, और मैग्नीज और लो एस्क है वो है उड़ीसा में। तो 5 चीज़ क्लियर होगी। इनमें से डेफिनेटली आपको अगले शिफ्ट में क्वेश्चन 100% मिलेगा आपको क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ अधिकार है। यदि आपको पुलिस है वो मनमाने ढंग से गिरफ्तार कर लेती है, वो नज़रबंद कर लेती है, तो उसके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ISSF चैंपियन रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल किस राज्य में संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा मुंबई से संबंधित है। और इस चैंपियनशिप की बात करें अभी तो 2023 में भारतीय राइफल और पिस्टल निशानेबाजी ने अजरबैजान के बाकू में ISSF विश्व कप 2023 को 4 पदकों के साथ समाप्त किया भारत ने। और समग्र पदक तालिका में भारत ने 1 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य के साथ चीन के बाद दूसरे स्थान पर अपना अभियान समाप्त किया था। तो 1 नंबर पर चीन था और 2 नंबर पर भारत था। और भारत ने 1 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक यानी 4 पदक कुल जीते थे। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा 2 अक्टूबर को। और इसके बारे में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है महात्मा गांधी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर को मनाते हैं। इसे महात्मा गांधी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस स्थापित के लिए मतदान हुआ था। तो इसका मतदान कब हुआ था? 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रामकृष्ण परमहंस का दूसरा नाम क्या था। तो इसका सही उत्तर होगा गद्दार चट्टोपाध्याय। और इसके बारे में बात करें तो श्री रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम गद्दाधर चट्टोपाध्याय था। है। रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता के दक्षिणेश्वर में काली मंदिर के एक गरीब पुजारी थे। वह दक्षिणेश्वर के संत के रूप में लोकप्रिय हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 54 यानी 54 किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित। और इसके बाद में बात करें तो राष्ट्रपति भारत के संविधान में अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी के भी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिटेन की संसद से। संसदीय प्रणाली के बारे में बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन साम्राज्य में 1707 और 1800 के बीच संसदीय सरकार की आधुनिक अवधारणा का उदय हुआ था। और इसके समकालीन स्वीडन में 1721 और 1772 के बीच संसदीय प्रणाली उभरी थी। और बात करें तो T20 विश्व कप 2022 का विजेता कौन था। तो इसका सही उत्तर होगा इंग्लैंड इसका विजेता था। और यह 16 अक्टूबर से 13 नवंबर 2022 तक ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। फाइनल में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर अपना दूसरा ICC पुरुष T20 विश्व कप खिताब जीता था। तो इसकी विजेता थी वो इंग्लैंड थी और उप विजेता है वो पाकिस्तान थी। और कब हुआ था? 16 अक्टूबर से 13 नवंबर 2022 तक ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। अगला क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो इसका सही उत्तर होगा 75.06%। इसके बारे में विस्तार से बात करें तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में साक्षरता दर है वो 75.06% है। हालांकि वर्ष 1947 में यह महज 18% थी। देश में आर्थिक असमानता की तरह ही साक्षरता को लेकर भी महिलाओं और पुरुषों में गहरा अंतर देखने को मिलता है। देश में जहां पुरुषों की साक्षरता दर है वो 82.14% है, वहीं महिलाओं की साक्षरता दर है वो 62.40% की है। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से क्वांटम संख्या का कौन सा सेट 4F कक्षा के लिए सही है। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे। इसमें सही ऑप्शन सही था 4, 2, 1 और -1/2। ये उसका ऑप्शन सही था। अगला क्वेश्चन है कि अवंती है वो किसकी राजधानी थी। तो अवंती 2 अवंती थी
उत्तरी अवंती है वो उज्जैनी की राजधानी थी, तथा दक्षिणी अवंती है वो महिष्मती की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है कि साक्षी मलिक कितने वर्ग में कुश्ती लड़ते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 58 किलोग्राम में साक्षी मलिक ने है वो कांस्य पदक वो अपने नाम किया है। और 2020 की बात करें तो उन्होंने 62 किलोग्राम वर्ग में क्वालिफाई वो नहीं कर पाई थी। और इन्होंने वैसे अभी इनका वेट काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन इनके जब मेडल जीता था उनका 58 किलोग्राम था, तो इसका सही उत्तर होगा 58 किलोग्राम में साक्षी मलिक ने वो कुश्ती लड़ी थी। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में कितनी दूर भाला फेंका था? तो इसका सही उत्तर होगा, डायमंड लीग है उसमें 88.67 मीटर है वो जेवलिंग थ्रो फेंका था। और ये डायमंड लीग है वो दुबई में समाप्त हुई थी। और बात करें इसके बारे में तो भारत के स्टार जेवलिंग थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में लुसाने चरण में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 87.66 मीटर का थ्रो करने के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। अगला क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो इसका सही उत्तर होगा 1 स्वर्ण पदक जीता था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने है वो 7 पदक जीते थे, जिसमें से 1 गोल्ड मेडल, 2 रजत पदक और 4 है वो कांस्य पदक जीते थे। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन में वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 61वें संविधान संशोधन में इसकी उम्र है वो 21 से 18 की गई। और इसके बारे में बात करें तो इसका यह अनुच्छेद 326 में संविधान संशोधन करके लागू होता है। तो संविधान संशोधन किस में हुआ था? 326 में संविधान संशोधन हुआ था। और बात करें तो यह विधेयक है वो 15 दिसंबर 1988 को लोकसभा में पारित हुआ था। तो 61वां संविधान संशोधन है वो 1988 में हुआ था। और 20 दिसंबर 1988 को बिल राज्यसभा द्वारा पारित किया गया और 1989 को राष्ट्रपति विक्रमन ने स्वीकार किया था। और यह विधेयक है वो 28 मार्च 1989 को लागू हुआ था। जिन प्रधानमंत्री ने मतदान की उम्र है वो 21 से 18 वर्ष की गई वो थे राजीव गांधी। तो आपसे ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि उम्र बिठाई थी वोट देने की उस समय प्रधानमंत्री भारत में कौन थे? तो उसका उत्तर होगा राजीव गांधी। भारत में लोकसभा के पहले आम चुनाव है वो 28 अक्टूबर 1951 से 28 फरवरी 1952 के बीच में हुए थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट डाला है कि भारत में पहले लोकसभा के आम चुनाव कब हुए थे? तो 1951 से 1952 के मध्य पहले लोकसभा के आम चुनाव हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि समान काम के लिए समान पुरुष और महिला को समान वेतन है वो दिया जाएगा, यह किस अनुच्छेद के तहत मिलता है? तो इसका उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 39D में मिलता है। और इसके बारे में और जाने तो इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार सुरक्षित कराने, सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का संवितरण सुरक्षित कराने, धन और उत्पादन के संसाधनों का संकेंद्रण रोकने, पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन सुरक्षित कराने और कर्मकारों के स्वास्थ्य के लिए समान आगे है ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा केरल में ओणम मनाया जाता है। बात करें ओणम के बारे में तो ओणम का उत्सव है वो चिगम या सिंघम या सिंहम मास में भगवान वामन की जयंती और राजा बलि के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। यह 10 दिनों तक चलता है। और हाल ही में अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर में पहली मैथनॉल संचालित बसों का अनावरण किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा बेंगलुरु। और बात करें इसके बारे में तो उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन है वो नितिन गडकरी ने बेंगलुरु ने पहली मैथनॉल संचालन बसों का अनावरण किया। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी BMTC, नीति आयोग, इंडियन ऑयल कंपनी IOC,
और अशोक लीलैंड के सहयोग से बेंगलोर में पहली मैथनॉल चालित बसों का अनावरण किया है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसका उद्घाटन किसने किया, तो नितिन गडकरी ने। नितिन गडकरी ने वर्तमान में कौन सी पोस्ट पे हैं, तो केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्लाइकोजन का एकलक रूप क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा ग्लूकोज। और बात करें तो इसके बारे में, तो ग्लाइकोज है वो अल्फा ग्लूकोज या एकलकों का बहुलक है। ग्लूकोज जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में संचित रहता है। इसमें 30,000 ग्लूकोज अणु एक या 4 अल्फा ग्लूकोसाइड्स बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जबकि इसकी शाखा है वो एक से 6 ग्लाइकोसाइड्स बंधों द्वारा जुड़ी हुई होती है। यह आयोडीन विलयन के साथ लाल रंग देता है। अगला क्वेश्चन है कि चोल वंश के संस्थापक कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा विजयालय है वो चोल वंश के संस्थापक थे। और बात करें इसके बारे में, तो विजयालय चोल ने 850 ईस्वी पूर्व में पहले शासन की स्थापना की थी। इसके बाद विजयालय चोल के बेटे आदित्य प्रथम ने 870 ईसा पूर्व सत्ता संभाली और साम्राज्य का विस्तार किया। अगला क्वेश्चन है कि ढीमसा नृत्य किस राज्य के जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश के जनजाति के द्वारा है वो ढीमसा नृत्य। ढीमसा या धीमसा एक ही बात है, वो नृत्य किया जाता है। और इसके बारे में बात करें तो यह मुख्य रूप से पोरछा जनजाति द्वारा किया जाता है। पोरछा मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के विजाग जिले के आदिवासी इलाकों में पाया जाता है। इसकी उत्पत्ति है वो उड़ीसा के कोरापुट जिले में हुई थी। ढीमसा नृत्य को विशाखापट्टनम का आधिकारिक नृत्य माना जाता है। यह मुख्य रूप से शादी के अवसरों में किया जाने वाला नृत्य है। और मोरी, किरड़ी, तुड़ुम, डप्पू और जोडू कोमुलू ढीमसा नृत्य के मुख्य जुड़े उपकरण हैं। और बात करें जैसे राज्य से नृत्य पूछते हैं तो आंध्र प्रदेश के महत्वपूर्ण नृत्य के बारे में बात करें तो लंबानी, आंध्र नाट्यम, कोलातम, विलासिनी नाट्यम, ये अगर पूछे जाएंगे आपसे प्रश्न तो इन्हीं 4 में से पूछे जाएंगे आंध्र प्रदेश के। अगला है कि हिमाचल प्रदेश के प्रमुख नृत्य हैं, तो डेमन, चोलम्बा डांस और कायाकामाला ये हिमाचल प्रदेश के प्रमुख नृत्य हैं। अगला है मध्य प्रदेश के प्रमुख नृत्य, तो गिरडा डांस, मटकी नृत्य, फूलपति नृत्य, ये मध्य प्रदेश के प्रमुख नृत्य हैं। अगला है अरुणाचल प्रदेश के, तो अजीलामू, हिरी खानिंग और पासी कोबकी, ये है वो अरुणाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण नृत्य हैं। एक क्वेश्चन था कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। और आपसे ये पूछे कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा महादेव गोविंद रनाडे है वो गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली के प्रतिपादक श्री सत्यनारायण शर्मा को भारत सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा 1970 में वो उन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। बात करें अन्य व्यक्ति जिनके बारे में प्रश्न पूछते हैं, तो स्वर्ण मानसी के बारे में जाने, तो स्वर्ण मानसी है वो उड़ीसा के एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है। यह शास्त्रीय नृत्य उड़ीसा की है सम्मिलित है, जिसकी उत्पत्ति है वो उड़ीसा में हुई थी। तो आपसे ये स्वर्ण मानसिंह का प्रश्न भी पूछ लिया गया है बहुत बार, आगे पूछ सकता है। अगला है कि एलम एडिरा देवी एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और शिक्षिका है, जिन्हें मणिपुरी के शास्त्रीय नृत्य शैली में उसकी विशेषज्ञता और विद्वता के लिए जाना जाता है। तो एलम एडिरा देवी ये भी बार बार पूछ लिया गया है। और महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ये भी बहुत बार पूछ लिया गया है। तो क्षत्रिय नृत्य विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। क्षत्रिय नृत्य है वो असम से संबंधित है। असम के जो भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य है उनमें से एक क्षत्रिय नृत्य भी शामिल है। तब से श्रीमंत शंकरदेव, एलम एडिरा देवी और शरण मान सिंह के बारे में बार बार पूछते हैं, तो इनके बारे में हमने रिविजन किया है, तो आपसे ये पढ़ के जाइएगा। एक क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो इसका सही उत्तर होगा 17.72%। और बात करें इसके बारे में, तो भारत की जनसंख्या वृद्धि है वो 1951 से 2001 के बीच है वो 21.15 की तुलना में 2001 से 2011 के बीच घटकर 17% हो गई थी। तमिलनाडु को छोड़कर बाकी राज्यों की विकास दर में गिरावट दर्ज की गई थी। तो आपसे 2 क्वेश्चन इसमें क्लियर हो गए हैं। कहीं पे आपको 17.64 मिलेगा, 17 कहीं पे 17.72 मिलेगा। 2 क्वेश्चन क्लियर हुए हैं कि 2001 से 2011 के बीच में वो जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हुई थी,
और 1991 से 2001 के बीच में वो इतनी हुई थी। तो कंपेरिजन में 2011 से 2001 वाली वो ज़्यादा हुई थी। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया है वो से कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। बात करें इसके बारे में, तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जाघर है जहाँ पर ग्लूकोज का विखंडन होता है और रासायनिक ऊर्जा प्राप्त होती है। और आप सभी जानते हैं ग्लूकोज सूत्र है C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया वो विखंडन करती है ग्लूकोज का। अगला है कि अरविंद पारिख का संबंध है वो किस वाद्य यंत्र से है, तो इसका सही उत्तर होगा, एक मिनट, सितार वादक हैं ये महान। और बात करें इनके बारे में, तो इन्होंने है वो 1994 से 1997 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय संगीत परिषद जो कि यूनेस्को के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। वह प्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद विलायत खान के शिष्य हैं। तो इनका ये पूछ सकते हैं कि ये अरविंद पारिख है वो शिष्य किनके हैं, तो विलायत खान के शिष्य हैं। उन्हें 1997 में गुजरात राज्य संगीत नाटक अकादमी द्वारा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें 2003 में संगीत नाटक के लिए संगीत नाटक अकादमी द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और उन्होंने 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। तो आपसे आगे इनमें से एक पॉइंट बन सकता है कि अरविंद पारिख को है वो पद्म भूषण कब मिला था, तो 2018 में पद्म भूषण मिला था इन्हें। और बात करें भारत के जो सितार वादक हैं, महान सितार वादक, उनके बारे में बात करें तो आपसे इंस्ट्रूमेंट वादक के बारे में बहुत पूछते हैं कि इंस्ट्रूमेंट वादक से कौन संबंधित है। तो हम इसको बात करते हैं। आपका ये यहाँ से क्वेश्चन पक्का क्लियर हो जाएगा। अगर आपने यहाँ से देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ से, अगर आपने यहाँ से देख लिया तो आपका ये क्वेश्चन कन्फर्म से हो जाएगा। तो भारत के उल्लेखनीय सितार वादक के बारे में बात करें तो रविशंकर, विलायत खान, शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर और निखिल बनर्जी, ये भारत के प्रमुख सितार वादक हैं। आगे बात करें तो भारत के उल्लेखनीय तबला वादक के बारे में बात करें तो जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खान, साबिर खान, पंडित किशन महाराज, संदीप महाराज, ये प्रसिद्ध तबला वादक हैं। और बात करें तो बांसुरी वादक हैं, उनके बारे में बात करें तो के भास्करन, हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, TR महालिंगम, N रमणी, ये भारत के महान बांसुरी वादक हैं। और बात करें तो भारत के उल्लेखनीय शहनाई वादक के बारे में बात करें तो बिस्मिल्लाह खान, अनंतलाल, राम कृष्ण राम चौधरी, अली अहमद हुसैन, ये भारत के प्रमुख शहनाई वादक हैं। अगर आपसे इंस्ट्रूमेंट वादक के बारे में बात पूछेगा क्वेश्चन, तो 100% इन्हीं में से ही पूछेगा। ये चार जो है परीक्षा में बार बार इनसे पूछते हैं, तो मैंने यहाँ पे बात किया, इंक्लूड किया इनको, तो आप जरूर पढ़ के जाएगा इसको। एक क्वेश्चन था कि राजकोषीय घाटा से संबंधित प्रश्न था। कुछ क्वेश्चन तो हमें क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन इतना था कि राजकोषीय घाटा से संबंधित प्रश्न था। अगर आपको क्वेश्चन का पता है तो आप क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो बात करें राजकोषीय घाटा के बारे में, तो बजट में वो 3 प्रकार से घाटे का ब्यौरा मिलता है: राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा। जब राजस्व प्राप्तियां और ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियों का योग सरकार से कुल व्यय से कम होता है, तो वह राजकोषीय घाटा कहलाता है। यह राजकोषीय घाटा की परिभाषा है। वैसे बजट में 3 प्रकार के घाटे होते हैं: राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा। एक क्वेश्चन था कि एंटोनियम ऑफ जेनोरियस यानी जो कि उदार होता है, तो इसका विलोम शब्द होगा वो सेल्फिश यानी स्वार्थी, और इगोसेंट्रिक, वो भी स्वार्थी होता है। क्वेश्चन की उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका से है वो उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान लिया गया है। और वर्तमान में है वो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो है जगदीप धनखड़, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सॉरी। अगला क्वेश्चन है कि हरिसेन के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, तो इसका सही उत्तर होगा प्रयाग प्रशस्ति। और बात करें तो प्रयाग प्रशस्ति है वो गुप्त राजवंश के सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा रचित लेख है। और इसमें उल्लेख मिलता है सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित लेख था
वो था प्रयाग प्रशस्ति। और इस लेख को समुद्रगुप्त द्वारा 370 ईस्वी में कौशाम्बी के लाए गए अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया था। उसमें उन राज्यों का वर्णन है जिनमें समुद्रगुप्त से युद्ध किया और हार गए तथा उसके अधीन हो गए थे। तो प्रयाग प्रशस्ति में आपसे पूछ सकते हैं किसका वर्णन है, तो ये अभी मैंने बता दिया है इसमें। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कर्नाटक राज्य के संगीत की रानी कैसे कहा जाता है। तो कर्नाटक राज्य के संगीत की रानी है वो MS सुब्बलक्ष्मी को है वो कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रण उत्सव है वो किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात। और बात करें रण उत्सव के बारे में, तो रण उत्सव है वो गुजरात के कच्छ का एक शानदार त्यौहार है। कच्छ महोत्सव में सफ़ेद रण, मांडवी समुद्र तट, हस्तशिल्प गांव, स्थानीय कलाकारों द्वारा बनाए गए कच्छ के वस्त्र, उल्लेखनीय सुंदर प्राकृतिक चमत्कार और कच्छ की विरासत जैसे विशिष्ट कच्छ आकर्षण है। कच्छ गुजरात के सबसे पारस्परिक और जातीय रूप से विविध जिलों में से एक है जो कला, शिल्प, संगीत, नृत्य, लोगों को प्रकृति की ओर एक उत्सव भूमि है। प्रत्येक वर्ष विस्मयकारी और विपरीत परिदृश्य के बीच सर्दियों की पूर्णिमा की रात के दौरान आतिथ्य जोश और क्षेत्र के पारंपरिक स्वाद के साथ 3 दिवसीय उत्सव का आयोजन किया जाता है और इसे कच्छ उत्सव का रण उत्सव भी के रूप से जाना जाता है। तो ये रण उत्सव है वो कितने दिन का होता है? 3 दिन का होता है। ऐसे ही भारत के बहुत से राज्यों के उत्सव के बारे में पूछते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अभी जैसे 5 शिफ्ट में कम से कम 3-4 बार पूछ लिया कौन से राज्य कौन सा उत्सव है। तो बात करें तो महाराष्ट्र के उत्सव के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र के वो गणेश उत्सव और गुड़ी पड़वा, ये कल पूछ लिया गया था गुड़ी पड़वा के बारे में। तो महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा और गणेश उत्सव है। गुजरात के बारे में बात करें तो नवरात्रि, जन्माष्टमी, रण उत्सव और उत्तरायण, ये ऐसे सीजन में पूछा गया था। उत्तरायण वाला रण उत्सव वाला पूछा गया था। और अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का उत्सव कौन सा है। तो लोकरंग उत्सव, तेजाजी और खजुराहो उत्सव, ये है वो मध्य प्रदेश के उत्सव हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के वो गणगौर, तीज और बूंदी है वो राजस्थान के प्रमुख लोग वो नृत्य वो उत्सव हैं। तो उत्सव, नृत्य नहीं, उत्सव यानी त्योहार। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार में से क्या नहीं हटाया जा सकता, यानी परिवर्तनीय नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा मौलिक कर्तव्य वो परिवर्तनीय नहीं है। और संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या है वो है फिलहाल 11। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे वो 10 थे। और 86वें संविधान संशोधन 2002 के अनुसार एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था जो कि बच्चों को अनिवार्य शिक्षा थी। 8 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, वो मौलिक कर्तव्य वो 2002 में जोड़ा गया था। ये भी आपसे पूछ सकते हैं। और बात करें तो मौलिक अधिकार किसी देश के नागरिकों को दिए गए बुनियादी मानव अधिकार है, वे अदालत के समक्ष लागू करने योग्य हैं। जबकि दूसरी ओर मौलिक कर्तव्य हैं वो देश के प्रति नागरिकों के नैतिक दायित्व हैं और ये कर्तव्य अदालत के समक्ष लागू करने योग्य नहीं है। तो मौलिक अधिकार है, जैसे मौलिक अधिकार संविधान में 7 थे सबसे पहले। उस संविधान में संपत्ति के अधिकार को है वो हटा दिया गया था 42 संविधान संशोधन के दौरान, और संपत्ति का अधिकार वो कानूनी अधिकार बना दिया था। तो पहले 7 थे लेकिन अब है वो मौलिक अधिकार वो 6 बचे हैं। लेकिन पहले और मौलिक कर्तव्य हैं वो पहले 10 थे लेकिन अब 1 जोड़ के 11 कर दिया गया है, लेकिन परिवर्तनीय नहीं है। मौलिक कर्तव्य जैसे हैं वैसे कि वैसे ही रहेंगे। एक क्वेश्चन है कि 1928 से लेकर के 1980 तक भारत में कितने गोल्ड मेडल ओलंपिक जीते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 8 स्वर्ण पदक हैं वो अब तक है वो भारत ने जीते हैं। बात करें तो 1920 और 1980 तक के लंबे समय तक ओलंपिक में भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम का दबदबा बना रहा। इस बीच हुए 12 खेलों में से भारत ने 11 पदक जीते थे जिसमें से 8 स्वर्ण पदक थे। और 1928 से 56 तक 6 स्वर्ण पदक लगातार जीते थे। भारत 18/7/2021 तक ओलंपिक पदक तालिका में 54वें पायदान पर है। 2021 तक की बात है। अगला क्वेश्चन है CH3OH के अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 6 परमाणु होते हैं। CH3OH होता है मेथेनॉल। तो बात करें मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र है वो CH3OH होता है और इसका द्रव्यमान है वो 32.0 ग्राम प्रति मोल होता है। इसका मेथेनॉल का द्रव्यमान, तो मेथेनॉल का सूत्र है वो होता है CH3OH।
अगला क्वेश्चन था कि 2022 में कुश्ती चैंपियन किसने जीता, तो इसका सही उत्तर होगा अमन सहरावत ने। बात करें इसके बारे में तो युवा अमन सहरावत ने शनिवार को स्पेन के पोंटेवेदार में अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बनकर इतिहास रच दिया है। 16 वर्षीय अमन सहरावत ने फाइनल में जूनियर यूरोपीय रजत पदक विजेता तुर्की के अहमद दुमान को 12-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीता था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए कितने रुपए की मासिक सहायता योजना के शुभारंभ किया है, तो इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु सरकार ने वो 1000 रुपये की मासिक सहायता देना लागू किया है। और बात करें तो करुणा निधि है, वो करुणा निधि के नाम पर होगी तमिलनाडु की आर्थिक योजना। परिवारों की महिला मुखियाओं को मिलेंगे 1000 रुपये, ये सरकार की घोषणा थी। अगला है कि टिप्पणी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा टिप्पणी नृत्य है वो गुजरात से संबंधित है। और बात करें इसके बारे में तो टिप्पणी है वो गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसका उद्गम है वो गुजरात के सौराष्ट्र के चोरवाड़ा से हुआ था। इस नृत्य का निर्माण चोरवाड़ा की कोली महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो आपसे नृत्य से साथ साथ ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी जनजाति या कौन से लोग हैं, विशेष लोग जो इस नृत्य को करते हैं। जैसे इससे पीछे वाला दारिया नृत्य वो कौन सी जनजाति करती है, तो मध्य प्रदेश जनजाति थी कोई, वो करती थी। और इसका उत्तर होगा कि टिप्पणी नृत्य है वो कोली महिलाएं, चोरवाड़ा की कोली महिलाओं द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा जोग प्रपात है वो शरावती नदी पर है। वो शरावती नदी है वो कर्नाटक में स्थित है। और बात करें इसके बारे में कंप्लीट, तो जोग प्रपात है वह वो कर्नाटक में शरावती नदी पर है। यह 4 छोटे छोटे प्रपातों राजा, राकेट, रोरर और रानी से मिलकर बना है। इसका जल है वो 253 मीटर की ऊंचाई से गिरकर एक बड़ा सुंदर दृश्य उपस्थित करता है। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि जोग जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, तो इसका सही उत्तर होगा 253 मीटर। एक क्वेश्चन है कि भारत का डेंड्राइट किस शहर को कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा चेन्नई को है वो भारत का डेंड्राइट कहा जाता है। तो आपके इस क्वेश्चन को देख के ये मन में आएगा कि डेंड्राइट कैसे होती है। तो बात करें इसके बारे में, डेंड्राइट के बारे में, तो 1760 में फ्रांसीसी शासन ने ब्रिटेन शासन का मार्ग प्रशस्त कर दिया था और 1796 में संधि के परिणाम स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका ने डेंड्रॉइट पर कब्जा कर लिया था। तो ये एक फ्रांस का शहर डेंड्रॉइट, और डेंड्रॉइट को 1815 में एक शहर के रूप में शामिल किया था और भूमिगत रेलवे मार्ग पर अंतिम अमेरिकी पड़ाव के रूप में गृह युद्ध तक कई दशक बिताए थे। तो डेंड्रॉइट मुख्य रूप से फ्रांस का शहर है जो कि बहुत ही विकसित है और वहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है, फिर भी अविकसित है। तो इस प्रकार है वो चेन्नई को भारत का डेंड्रॉइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका, निम्न क्वेश्चन ऐसा था कि निम्न में से श्रीलंका का कौन सा नृत्य लोक नृत्य है, तो इसका सही उत्तर होगा कैडियन या अप कंट्री है वो श्रीलंका का लोक नृत्य है। बात चली रही है तो उनकी श्रीलंका के और लोक नृत्य के बारे में बात करें तो श्रीलंका के प्रमुख लोक नृत्य है वो मंगुल बेरा, पूजा डांस है, रबान डांस है, नागा गुरुल, मयूर डांस है, गिनी सिलीला डांस है, टी डांस है, थेलमे डांस है। ये श्रीलंका के प्रमुख है लोक नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2022 में बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सी जोड़ी जीती थी, तो इसका सही उत्तर होगा सात्विक और चिराग की जोड़ी है। उन्होंने 2022 में बैडमिंटन चैंपियनशिप में अपना खिताब जीता था। कंप्लीट बात करें तो बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2022 से भारत ने अंतिम दिन जीते 3 रजत पदक है। उन्नति हुड्डा और फाइनल में मिली हार उन्नति हुड्डा, अनीस थोपपानी के अलावा अर्श महोत्सव रंसकार सारस्वत की युगल जोड़ी ने भारत के लिए प्रतियोगिता के अंतिम दिन पदक जीते थे। तो इसका सही उत्तर होगा मुख्य रूप से सात्विक और चिराग की जोड़ी है वो उन्होंने वो चैंपियनशिप जीती थी। और साल आगे बात करें चैंपियनशिप के बारे में तो साल 2026 में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेज़बानी भारत करेगा और चीन में होगा 2023 से सुदीरमन कप है। सुदीरमन कप है वो भी बैडमिंटन से संबंधित कप है, तो इसकी मेज़बानी चीन करेगा। और 2026 में वो बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेज़बानी है वो भारत करेगा। एक क्वेश्चन था कि सिनोनियम ऑफ
ट्रांक्विलिटी, तो इसका सही उत्तर होगा, इसका समानार्थक शब्द होता है रेस्टफुलनेस, क्यूटनेस और क्यूट इसके सिनोनियम में होंगे। नगाई नी त्योहार किस राज्य में मनाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा नागालैंड राज्य में। और बात करें इसके बारे में, तो नए साल की शुरुआत के लिए यह त्यौहार बीज हड्डी के मौसम की शुरुआत और नागाओं के लिए यह उदाहरण है। इस उत्सव को 1988 में राज्य अवकाश घोषित किया गया था। इसके अलावा नागालैंड के कुछ अन्य त्यौहार हैं जैसे कि तुलुनी, मेटामानो, मोनो, म्यू, बुसु और नाजो आदि इसमें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है कि फाइट चेस टूर्नामेंट किस ग्रैंड मास्टर ने जीता है? तो इसकी बात करें तो डी लिरेन ने है वो फाइट चेस टूर्नामेंट ग्रैंड मास्टर जीता है, जो 2023 में हुआ था। और बात करें इसके चेस के बारे में, तो विश्वनाथ आनंद है जो कि 1988 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। और तेलंगाना के प्रमुख श्रीवास्तव पी भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने थे। तो 74वें ये पूछ लिया गया है, पहले सिप्टेम्बर में इस कल शायद पूछा था कि 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो राहुल श्रीवास्तव है वो 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। बात करें ग्रैंड मास्टर बन की क्या इसकी क्वालिटी है कि ग्रैंड मास्टर बन सकता है, तो ग्रैंड मास्टर बनने के लिए एक खिलाड़ी को 3 ग्रैंड मास्टर मानदंडों को सुरक्षित करना होगा और 2500 एलो पॉइंट्स की लाइव रेटिंग को पार करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ या विश्व शतरंज महासंघ को आमतौर पर इसके फ्रेंच परिवर्णी शब्द फाइट द्वारा संदर्भित किया जाता है। यह स्विट्जरलैंड में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विभिन्न राष्ट्रीय शतरंज संघों को सम्मिलित करता है और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता के शासी निकाय के रूप में कार्य करता है। बात करें विश्व शतरंज संघ की, तो इसका मुख्यालय है वो लुसाने स्विट्जरलैंड में है और राष्ट्रपति है वो स्विट्जरलैंड के वो अर्कड डवोरकोविच है और इसकी स्थापना है वो 20 जुलाई 1924 को पेरिस फ्रांस में हुई थी। अगला प्रश्न है कि जयमल और फत्ता किस किले को अकबर से बचा रहे थे? तो इसका सही उत्तर होगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो कि राजस्थान में स्थित है। बात करें इसके बारे में, तो अकबर भी यूसुफ वीरता से इतने प्रभावित हुए थे कि जयमल और फत्ता की मूर्तियां बनवाकर अपने महल के सिंह द्वार पर स्थापित की थी। ये बहुत महान सेनापति थे महाराणा प्रताप के। और अकबर ने आक्रमण किया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर 1968 में। उस समय जयमल और फत्ता ने वो लड़ाई की थी। अगला है कि जयमल और फत्ता जी एक ऐसे भी योद्धा थे कोनो की तुलना किसी और के साथ करना बड़ी फाउली होगी, लेकिन इनकी तुलना किसी से करना बहुत ही गलत बात है क्योंकि ये बहुत महान व्यक्ति थे। इसमें शाखा के तीसरे शाखा को नाम से जाना जाता है। इसमें जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे 1968 में है वो तीसरा शाखा हुआ था। इसमें राजपूतों की शौर्य कथाएं और बलिदान की कथाएं कार्टून में लिखी गई है। एक ऐसा पन्ना जहाँ 60,000 मुगलों से 8,000 राजपूतों ने नुहा लिया था। अकबर ने इस युद्ध के पश्चात अकबर जयमल और फत्ता से बहुत प्रभावित हुआ था, तो क्योंकि विपक्ष में होने के पश्चात भी है वो जयमल और फत्ता की मूर्ति अपने सिंह द्वार पर लगाई थी और उन्होंने बोला था कि ऐसे सैनिक मेरे पास हो तो मैं पूरे विश्व को जीत सकता हूँ। ये ऐसे महान वो सेनापति थे महाराणा प्रताप के। इनकी कथा भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप कभी जरूर पढ़िएगा। अगर आप राजस्थान से हैं तो आपको पता होगा, नहीं तो आप मुझे कमेंट बता दीजिएगा। इनके शॉर्ट है जो आपको कहानी है वो बहुत ज़बरदस्त कहानी है, आप कमेंट बताइएगा। हम आपको कंटेंट से हटके आपको भेज दूंगा आपको PDF और जयमल फत्ता और महाराणा प्रताप की कहानी। अगला क्वेश्चन था कि M1, M2, M3 और M4 किसको दर्शाते हैं? तो ये वो मुद्रा आपूर्ति के मापक है और M1 और M2 है वो संकीर्ण मुद्रा मापक है और M3 और M4 है वो व्यापक मुद्रा मापक है।
बात करें इसके बारे में तो M1 है वो संकीर्तन मुद्रा है, जो कि जनता के पास मुद्रा है प्लस जनता का जमा धन है, उसे M1 संकीर्तन मुद्रा कहते हैं। M1 टाइप की मुद्रा है, उसे कहते हैं कि M1 प्लस डाक के साथ बचत जमा कार्यालय बचत बैंक, ये है वो M2 होता है। M3 की बात करें तो ये M1 प्लस वित्तीय प्रणाली के साथ पूर्णतः जमा। बात करें M4 टाइप की मुद्रा की तो M3 प्लस डाक टिकट बचत भंडार के साथ सागर, ये M4 टाइप की है। बात करें अतिरिक्त पॉइंट की तो मुद्रा की आपूर्ति को वाणिज्यिक बैंकों में संचालन और जमा में सबसे अच्छे अर्थों में मुद्रा के रूप में परिभाषित किया गया है। किसी भी उद्योग में परिचालित मुद्रा के कुल भंडार को मुद्रा आपूर्ति कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि मुद्रा आपूर्ति किसे कहते हैं। संक्षेप में मुद्रा दो प्रकार की होती है, सेंट्रल बैंक मुद्रा MO और वाणिज्यिक बैंक मुद्रा यानी M1 और M3। बैंक के केंद्रीय मुद्रा को मुद्रा डेटा आपूर्ति में MO के रूप में नामित किया जाता है, जबकि वाणिज्यिक बैंक की मुद्रा को M1 और M3 के रूप में नामित किया जाता है। पोस्ट ऑफिस मैनेजर को भी M2 और M4 रिजर्वेशन में शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 1807 में किस वैज्ञानिक ने ताप, दाब और आयतन का नियम दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा रॉबर्ट बॉयल ने। इन्होंने कहा था कि रॉबर्ट बॉयल का नियम था कि स्थिर ताप पर किसी भी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन होता है। बॉयल का नियम आदर्श गैस का दाब और आयतन में तैयार किया गया है। इसके अनुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये चार्ल्स का नियम है, बॉयल का नियम है। इसी प्रकार चार्ल्स ने नियम दिया था। चार्ल्स का नियम वो गैस नियम था कि स्थिर दाब में गैस का आयतन सीधे गैस के पूर्ण तापमान के अनुरूप होता है। बात करें अगला क्वेश्चन की तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कुमकुम दर किस नृत्य से संबंधित है? तो इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आई कि ये क्या पूछा गया था। ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि कुमकुम दर नृत्य से संबंधित व्यक्ति जो कि कथकली जो कि वो कथकली से संबंधित है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। मुझे लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है। लखनऊ घराने से ऐसा कुछ पता नहीं क्या क्वेश्चन था। तो कुमकुम ये कहता है वो कि तमिलनाडु का लोक कुम्मी है, वो केरल है। कुमकुम को तो पता नहीं, इससे रिलेटेड था कि कुम्मी है वो केरल है, तमिलनाडु का लोक नृत्य है। बात करें कर्नाटक के लोक नृत्य के बारे में तो यहाँ से टॉपिक बनता है प्रश्न। तो कर्नाटक के लोक नृत्य है वो कृष्ण परिजात, बोध कार्यालय, नागमोना, करागा, गरुड़ी गोम्बे, जादू होलीगी और कसमले नृत्य, ये कर्नाटक के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगर आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा तो यही से प्रश्न पूछा जाएगा कि क्वेश्चन क्या है कर्नाटक के लोक नृत्य का। अगला क्वेश्चन था कि गुलाबो सपेरा किस नृत्य से संबंधित है? तो इनका संबंध है वो कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। और ये कालबेलिया नृत्य है वो मुख्यतः राजस्थान से संबंधित है। बात करें इसके बारे में तो कालबेलिया नृत्य भारत के राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य है। जिससे सपेरा नृत्य और स्नेक चार्म नृत्य भी की तरह अन्य नृत्य में भी जाना जाता है। कालबेलिया नृत्य विशेष रूप से कालबेलिया नामक राजस्थानी जनजाति द्वारा किया जाता है। इस नृत्य की झलक विश्व भर में इतनी अधिक है कि राजस्थान का कालबेलिया नृत्य और गीत अब वर्ष 2010 से दर्शन के समुदाय की ऐतिहासिक विरासत के प्रतिनिधि सूची में शामिल हैं। गुलाबोबाई कालबेलिया जाति की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। गुलाबोबाई को गुलाबो सपेरा भी कहा जाता है। और कालबेलिया नृत्य को विश्व स्तर पर पहुंचाने का कार्य भी गुलाबो सपेरा ने किया है। इसलिए उन्हें 2016 में वो पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। कालबेलिया नृत्य के 4 प्रकार हैं। पनिहारी नृत्य जो कि पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इंडोर नृत्य जो कि दोस्तों द्वारा पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। सक्रिय नृत्य जो कि नृत्य एक दोस्त के प्रेम प्रसंग का पर आधारित है। बंगेड़ा नृत्य जो कि यह नृत्य महिलाओं द्वारा भीख मांगते समय किया जाता है। तो यह कालबेलिया नृत्य के 4 प्रकार हैं। बात करें आगे तो प्रमुख नृत्य है सत्रिय नृत्य जो कि असम में सम्मिलित है। तो इससे संबंधित व्यक्ति है वो
गाना कांता बोरा, जतिन गोस्वामी, ये प्रसिद्ध व्यक्ति हैं क्षत्रिय नृत्य से। और इसका अगला प्रश्न अगला है कि छी नृत्य, जो कि जो नृत्य को प्रदर्शन के आधार पर 3 स्कॉटलैंड में स्थापित किया जा सकता है। विपक्ष का मुजुत्सु, झारखंड का सकायचू और बंगाल का पुरखिया छू। तो छी नृत्य है वो 3 प्रकार का है। और इसके श्रेय है वो स्वर्गीय गुरु नटेश्वर बन बिहारी पटनायक और गुरु पद्मश्री प्रिंस SN सिंहदेव और पद्मश्री गुरु केदारनाथ साहू को दत्ता है। अगला नृत्य है पांडवानी, जो कि मुख्यतः छत्तीसगढ़ से संबंधित है और छत्तीसगढ़ से संबंधित एक और छऊ नृत्य भी है। और पांडवानी नृत्य का श्रेय है वो तीजन बाई को जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक किसने जीता था? तो इसका सही उत्तर होगा तिलोनमा सेन ने है वो 10 मीटर राइफल में वो कांस्य पदक जीता था। और बात करें इसके बारे में तो ISSF विश्व कप 2023 जो कि कायरा में इसका आयोजन हुआ था, 10 मीटर एयर राइफल में रुद्राक्ष पटेल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि तिलोनमा सेन ने 10 महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल फ्लोरिडा में कांस्य पदक जीता था। तो काहिरा में जो कि हुआ था उसमें रुद्राक्ष पटेल ने जीता था और तिलोमा सेन है उसका हुआ था फ्लोरिडा में चैंपियनशिप। तो दोनों 10-10 मीटर में रुद्राक्ष पटेल ने है वो गोल्ड मेडल जीता था और फ्लोरिडा में वो तिलोमा सेन ने है वो कांस्य पदक जीता था महिलाओं में। अगला क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व ऐसे कथन पूछा गया था कि ये कोर्ट में न्याय संगत है या नहीं, ऐसा कुछ दिया गया था स्टेटमेंट। तो इसका सही उत्तर होगा ये न्याय संगत नहीं है, इनको कोर्ट में नहीं ले जा सकते। और बात करें तो ये है भारत के संविधान के भाग 4 है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं। ये किसी भी अदालत द्वारा प्रस्तावित नहीं है, लेकिन इसमें देश के शासन को मौलिक बनाना जाता है, जिससे देश में न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए कानून बनाने और इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य बन गया है। उनका उद्देश्य राज्य में माध्यम से सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना भी है। वो सिद्धांत है वो आयरलैंड के संविधान से दिए गए हैं और जो सामाजिक न्याय और आर्थिक विदेशी नीति और कानूनी और संवैधानिक मामलों में संबंधित है। आर्टिकल 51 यह सुनिश्चित करता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और दर्जा प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि देनदारियों के सम्मान के साथ साथ दुनिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रयास करेगा। तो ये आर्टिकल 51 में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन था कि मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ कथन था कि इसमें क्या है। तो मौलिक अधिकार है मुख्यतः वो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य है और मौलिक विकलांगता के अधिकार में कानून के अनुरूप असमानता, धर्म, वंश, जाति, लिंग या जाति के आधार पर भेदभाव का निषेध शामिल है। ये मौलिक अधिकार है। और रोजगार के संबंध में समान अवसर शामिल है। विकलांगता के अधिकार में कानून के अनुरूप असमानता, धर्म, वंश, जाति, लिंग या ये दोबारा लिख दिया। और मौलिक अधिकार है वो संविधान में भाग 3 में शामिल है। और ये संविधान में मौलिक अधिकार है वो मुख्यतः 6 हैं। पहले तो 7 थे, लेकिन 42वें संशोधन के दौरान है वो एक हटा दिया। संपत्ति का अधिकार उसे कानूनी अधिकार में डाल दिया गया, जो कि संविधान के अनुच्छेद 300A में रखा गया है। अगला क्वेश्चन था कि निम्न में से एक कौन म्यूजिक डायरेक्टर है। तो इसके मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाए। इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था पहले कि हाल ही में नाटू नाटू को ऑस्कर अवार्ड मिला है, तो उसके म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे। तो उसके म्यूजिक डायरेक्टर है वो MM कीरावनी थे। तो हो सकता है इससे क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया गया हो। बाकी क्वेश्चन मुझे भाषा समझ में आई, बस क्वेश्चन समझ में आ गया, लेकिन उसके ऑप्शन समझ में नहीं आई क्या ऑप्शन थे। अगर आपको पता है और तो इसके क्वेश्चन का आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन छोड़ गए हैं तो अगर आपको पता है क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि आपको PDF प्रोवाइड करवाऊँ उस समय आपको क्वेश्चन पूरे मिल सके। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वीडियो का वो चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाके आप यहाँ इस PDF को कर सकते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिएगा। धन्यवाद।